नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कहानी के दूसरे भाग में। आज उनकी चौखट पर माथा रगड़ना पड़ता है, तब भी उनका मुंह सीधा नहीं होता। लीला बेचारी चुप हो जाती है। अभी 6 महीने की बात है। लीला को बुखार चढ़ा हुआ था। लाला जी दुकान जाने लगे, तब उसने डरते डरते कहा, देखो मेरा जी अच्छा नहीं है, ज़रा सवेरे आ जाना। डंगामल ने पगड़ी उतार कर खूंटी पर लटका दी और बोला, अगर मेरे बैठे रहने से तुम्हारा जी अच्छा हो जाए तो मैं दुकान पर ना जाऊं। लीला हताश होकर बोली, मैं दुकान जाने को तो नहीं मना करती, केवल ज़रा सवेरे आने को कहती हूँ। तो क्या दुकान पर बैठा मौज किया करता हूँ? लीला इसका क्या जवाब देती। पति का स्नेहहीन व्यवहार उसके लिए कोई नई बात न थी। इधर कई साल से उसे कठोर अनुभव हो रहा था कि उसको इस घर में कद्र नहीं है। वह अक्सर इस समस्या पर विचार भी किया करती, पर वह अपना कोई अपराध न पाती। वह पति की सेवा पहले से कहीं ज़्यादा करती, उनके कार्यभार को हल्का करने की बराबर चेष्टा करती, बराबर प्रसन्नचित्त रहती, कभी उनकी आज्ञा के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। अगर उसकी जवानी ढल चुकी थी तो इसमें उसका क्या अपराध था? किसकी जवानी सदैव स्थिर रहती है? अगर अब उसका स्वास्थ्य उतना अच्छा न था तो इसमें उसका क्या दोष? उसे बेकसूर क्यों दंड दिया जाता है? उचित तो यह था कि 25 साल का साहचर्य अब एक गहरी मानसिक और आत्मिक अनुरूपकता का रूप धारण कर लेता, जो दोष को भी गुण बना लेता है, जो पके फल की तरह ज़्यादा रसीला, मीठा, ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लेकिन लाला जी का बड़े हृदय हर एक पदार्थ को वाणिज्य की तराजू से तौलता था। बूढ़ी गाय जब न दूध दे सकती है न बच्चे, तब उसके लिए गौशाला ही सबसे अच्छी जगह है। उनके विचार में लीला के लिए इतना ही काफ़ी था कि मालकिन बनी रहे, आराम से खाए और पड़ी रहे। उसे अख्तियार है, चाहे जितनी जेवर बनवाए, चाहे जितना स्नान व पूजा करे, केवल उनसे दूर रहे। मानव प्रकृति की जटिलता का एक रहस्य यह था कि डंगामल जिस आनंद से लीला को वंचित रखना चाहते थे, जिसकी उसके लिए कोई ज़रूरत ही न समझते थे, खुद उसी के लिए सदैव प्रयत्न करते रहते थे। लीला 40 साल की होकर बूढ़ी समझ ली गई थी, किंतु खुद 43 के होकर अभी जवान थे, जवानी के उन्माद और उल्लास से भरे हुए। लीला से अब उन्हें एक तरह की अरुचि होती थी और वह दुखिया जब अपनी त्रुटियों का अनुभव करके प्रकृति के निर्दय आघातों से बचने के लिए रंग व रोगन की आड़ लेती, तब लाला जी उसके बूढ़े नखरों से और भी घृणा करने लगते। वे कहते, वारी त्रीड़ा, 7 लड़कों की माँ हो गई, बाल खिचड़ी हो गए, चेहरा धुले हुए फलालेन की तरह सिकुड़ गया, मगर आपको अभी महावर, सिंदूर, मेहंदी और उबटन की हवस बाकी है। औरतों का स्वभाव भी कितना विचित्र है, न जाने क्यों बनाव सिंगार पर इतनी जान देती हैं। पूछो अब तुम्हें और क्या चाहिए? क्यों नहीं मन को समझा लेती कि जवानी विदा हो गई और इन उपदानों से वह वापस नहीं बुलाई जा सकती, लेकिन खुद जवानी का स्वप्न देखते रहते। उनकी जवानी की तृष्णा अभी शांत न हुई थी। जाड़ों में सरसों और पार्कों का सेवन करते रहते, हफ्ते में 2 बार खिजाब लगाते और एक डॉक्टर की मंकीलैंड के विषय में पत्र व्यवहार कर रहे थे। लीला ने उन्हें असमंजस में देखकर कातर स्वर से पूछा, कुछ बतला सकते हो कि बजे आओगे? लाला जी ने शांत भाव से पूछा, तुम्हारा जी आज कैसा है? लीला क्या जवाब दे? अगर कहती है कि बहुत ख़राब है तो शायद वे महाशय वहीं बैठ जाएं और उसे जली कटी सुनाकर अपने दिल का बुखार निकालें। अगर कहती कि अच्छी हूँ तो शायद निश्चित होकर 2 बजे तक कहीं खबर ले। इस दुविधा में डरते डरते बोली, अब तो हल्की थी लेकिन अब कुछ भारी हो रही है। तुम जाओ, दुकान पर लोग तुम्हारी राह देखते होंगे। हाँ, ईश्वर के लिए 1-2 न बजा देना।
लड़के सो जाते हैं, मुझे ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, जी घबराता है।